नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम वाक्य पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य पढ़े थे। आज हम जो कल पढ़ा था हमने अर्थ के आधार पर, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा, उसके बाद में रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, और वो भी कैसे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य या मिश्र को मिश्रित भी कहा जाता है, तीसरा होता है वो संयुक्त वाक्य। तो पहला है अपना सरल वाक्य। आज के इस वीडियो में रचना के आधार पर जो वाक्य है उनके प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा बनती है ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, उसे सरल या साधारण भी कहा जाता है। साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो। पिछले वीडियो में हमने जो वाक्य की परिभाषा और उसके अंग पढ़े थे, उसमें उद्देश्य और विधेय 2 अंग थे। कार्य को करने वाला उद्देश्य होता है और उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें एक साधारण क्रिया होती है, एक साधारण क्रिया होती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की। पढ़ने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? राम द्वारा। तो क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये उद्देश्य, और उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसे और उदाहरण ले सकते हैं। वह खाना पकाती है, मैं कपड़े धोता हूँ, वह विद्यालय जाता है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य कहलाते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रकार है सरल के बाद में मिश्र वाक्य। दूसरे वाक्य को अपन कहते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर दूसरा वाक्य होता है वो है मिश्र, या फिर इसको कई बार मिश्रित भी कहते हैं। मिश्रित वाक्य, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मिश्र यानी मिलाया हुआ, मिश्र वाक्य। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य कहते हैं ऐसा वाक्य जिसमें एक तो प्रधान वाक्य होता है। प्रधान वाक्य का मतलब है जिसमें क्रिया पहले संपन्न होती है, जिसका कर्ता उस क्रिया को पहले संपन्न करेगा, उसके बाद में और भी उससे जुड़े हुए वाक्य होते हैं जो कि उस प्रधान वाक्य के ऊपर पहले जो क्रिया संपन्न होती है उस क्रिया के ऊपर दूसरी क्रियाएं सारी आश्रित रहती है, उसके ऊपर डिपेंड रहती है, खुद स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। वो क्रियाएं उसके ऊपर क्या होती है?
आश्रित होती है, इस कारण से उस वाक्य को क्या कहेंगे अपन, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर लें तो जो पहले क्रिया संपन्न होती है वो प्रधान वाक्य होता है, जिसमें क्रियाएं बाद में संपन्न होती है वो आश्रित वाक्य कहलाते हैं या उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे राम बोले कि मैं वन जाऊंगा। अब इसमें देखा जाए तो राम का बोलना एक वाक्य हो गया, राम बोले, ठीक है। दूसरा है मैं वन जाऊंगा, ये दूसरा वाक्य है। ये पहला, इसमें पहले क्रिया कौन सी संपन्न हो रही है, बोलने की या जाने की? पहले बोलने की क्रिया संपन्न हो रही है तो ये प्रधान वाक्य कहलाएगा, ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से राम का बोलना पहला, और यदि इसमें ये कंजक्शन नहीं होता कि, तो फिर ये वाक्य स्वतंत्र हो जाता। लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये वाक्य स्वतंत्र नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है इस वाक्य के ऊपर कि मैं बन जाऊंगा। कौन कह रहा है? पहले वाक्य की आवश्यकता रहती है, इस कारण से इसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं, इसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य, इसके ऊपर राम बोले, ये वाक्य अपने को जरूरत होती है इसके अर्थ को समझने के लिए कि मैं बन जाऊंगा। मैं बन जाऊंगा ये किसने कहा, कि मैं बन जाऊंगा ये किसने कहा? तो इसके लिए इसके कर्ता की आवश्यकता होती है, उसके उद्देश्य और विधेय की जरूरत होती है, तो वो मिलेगा अपने को प्रधान उपवाक्य में। तो इस प्रकार से ये काम आएगा, राम बोले कि मैं बन जाऊंगा। ऐसे अपन और भी ले सकते हैं, इसमें कुछ संबंध बोधक चिन्ह लगे हुए रहते हैं, जैसे किंतु है, परंतु है, जैसे ये की लगा है। तो ऐसे ये संबंध बोधक जैसा वैसा जो वो ये इसमें ही लगे रहते हैं, ये दो वाक्यों को जोड़ने के काम करते हैं, इसलिए इनको संबंध बोधक चिन्ह कहते हैं, सॉरी संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो शब्द किसमें जुड़े हुए रहते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य में। मैं तो जयपुर गया किंतु वह नहीं आया। तो इस प्रकार से पहला वाक्य और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, इस कारण से इसको कहा जाता है प्रधान वाक्य, इसको आश्रित वाक्य। और इन दोनों को इस प्रकार से पहला दूसरा वाक्य यदि पहले पर या पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इसका जो तीसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्यों में, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त में होता है कि संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा बनेगी ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त मतलब कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, कंजक्शन। तो इसमें आपस में क्या होता है? एक से अधिक वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक या एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखो, जब स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं तो पहले वाले वाक्य में या प्रधान वाक्य पे अपन कह सकते हैं कि वो डिपेंड नहीं होते, वो सारे अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र अर्थ दे देते हैं। उनका किसी वाक्य से कोई इस प्रकार से जुड़ाव नहीं होता है या फिर उनको अर्थ देने में बाधा पैदा नहीं होती है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर लें तो इसका उदाहरण होगा कि मैं स्टार्टिंग से मैं बस से जयपुर गया, उसके बाद में आ जाएगा कॉमा,
वह महल देखा, वह महल देखा, वहां से विधानसभा भवन गया, विधानसभा भवन गया और शाम को घर लौट आया। तो इस प्रकार से अपन देखें तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, होते सारे उपवाक्य या प्रधान वाक्य भी होगा, लेकिन उसके बाद में एक या एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होने चाहिए जो पहले वाक्य पर या एक दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित ना हो, सारे स्वतंत्र हो। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं अपन, मैं बस से जयपुर गया। पहले तो ये क्रिया संपन्न हो रही है जाने की, तभी तो हवामान देख रहा है, और वहां से ये विधानसभा भवन जाता है, उसके बाद शाम को वापस घर लौटता है। तो पहले जो क्रिया संपन्न होती है वो प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। ये तो है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य इसलिए क्योंकि इसकी क्रिया पहले संपन्न हो रही है। उसके बाद में हवा महल देखा, तो ये एक स्वतंत्र वाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है। वहां से विधानसभा भवन गया, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। इसी प्रकार से शाम को घर लौट आया, ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। इस कारण से ऐसा जहां पर भी अपने को उदाहरण मिलता है वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब इसमें उसमें जैसे मिश्र वाक्य में किंतु परंतु जैसा तैसा जो वो वाचक शब्द थे, इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, जैसे हम पहचान के लिए ले सकते हैं कि कॉमास लगा हुआ होगा, यानी अल्पविराम लगे हुए होंगे, जैसे ये है, ऐसे ये है, और उसके बाद में और तथा एवं लगा रहता है, और तथा एवं अथवा या फिर या, ये यदि किसी वाक्य में लगे हुए हैं तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आज की अपनी इस कक्षा में ये वाक्य की जो प्रकार के रचना के आधार पर जो प्रकार होते हैं उनको अपन ने पढ़ा, और आगे इसका निरंतर अध्ययन करते रहें। जहां पर भी समझ नहीं आता है ऑनलाइन क्लासेस में बताते रहें, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से, ताकि हम आपके हर एक समस्या का अच्छा सॉल्यूशन दे सकें, उसका निराकरण कर सकें। धन्यवाद।